अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने हाजिर हूँ यूनिट 7 का दूसरा पार्ट लेकर। जिस यूनिट पर हम बात कर रहे थे वो थी अप्लाइंग फॉर अ जॉब। आपने देखा कि जॉब अप्लाई करने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम जॉब्स कैसे ढूंढते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट्स में क्या पढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स को ध्यान से अपने पास रखना क्यों ज़रूरी है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है किसी जॉब में अप्लाई करने के लिए। One term that you have continuously learned in this unit is CV or resume. These are similar concepts, these are similar documents with a little difference. हमने पहले भी बात की कि CV और resume में थोड़ा सा फ़र्क है। CV आपकी तमाम तर इंफॉर्मेशन, आपके तमाम तर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को डिटेल करता है, जबकि रेज्यूमे CV में से ही निकाली हुई वो डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ उन चीज़ों का जिक्र करती है जो उस जॉब से मुतल्लिका हैं जो आप अप्लाई कर रहे हैं। CV और रेज्यूमे बहुत अहम डॉक्यूमेंट है व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग फॉर अ जॉब। जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि जब भी आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें, द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ टू क्रिएट योर CV so that you do not forget any important thing that you have done and you detail it in your CV. आइए देखते हैं कि CV या रेज्यूमे बनाया कैसे जाता है। There are some parts of a CV जिनका CV के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी किताब में, आपकी यूनिट के अंदर एक CV सैम्पल के तौर पर भी दिया गया है ताकि आप देख सकें कि एक अच्छा CV कैसा है। Similarly, there are many samples that are available on the internet. You can simply Google curriculum vitae samples or resume samples and you will have a whole lot of samples जहाँ से कि आप आइडिया ले सकते हैं कि आपको अपना CV कैसा बनाना चाहिए। याद रखिए that your CV has to be very presentable because your CV reaches the company before you reach there. आपके जाने से पहले आपका CV वहाँ पहुँचता है, तो आपका CV आपका नुमाइंदा होना चाहिए। इतना अच्छा और प्रेजेंटेबल CV हो कि आपकी कंपनी के जो सिलेक्ट करने वाले हैं उनको ढूंढना ना पड़े उस CV में से कि आपकी क्या स्किल्स हैं या आपने कहाँ पढ़ाई की, किन सालों में की। कोई इन्फॉर्मेशन कम ना हो बल्कि तमाम चीज़ें खुद ब खुद सामने आ जाएं। आइए देखते हैं व्हाट आर सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ CV और रेज्यूमे। नंबर 1 पे है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? आपका नाम in bold letters so that they can clearly see your name without any spelling mistakes. This should be the name that is there on your important documents like your passport, your CNIC, your mark sheets of metric, intermediate and university degrees. Similarly, there has to be your contact number. आपके contact number का आपके CV पर होना बहुत ज़रूरी है और एक ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर हो, एक ऐसा फ़ोन नंबर हो जिस पे आप हमेशा अवेलेबल हो ताकि अगर आप कंपनी आपसे रब्ता करना चाहे तो दे कैन ईजीली कॉन्टैक्ट यू। सिमिलरली यू विल गिव योर ईमेल एड्रेस। आपका ईमेल एड्रेस बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है बिकॉज दीज डेज मेनी कंपनीज रिलाई ऑन ईमेल एड्रेसेस टू कम्युनिकेट विद द कैंडिडेट्स एंड मुमकिन है कि कंपनी आपको ईमेल या फ़ोन के ज़रिए रब्ता करे और आपको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाए। Gone are the days where the companies used to send letters to your addresses, but there are still some companies where they send you hard copies of letters ताकि आप to invite you on their tests or interview. इसलिए आपको अपना पोस्टल एड्रेस भी क्लियरली मेंशन करना है on your CV. Your postal address is a very important information about you. Sometimes company need the services of people from a particular area of the city. So your postal address on your CV will tell where do you exactly reside. आपकी ये तमाम इंफॉर्मेशन कंपनी को हेल्प करेगी आपसे रब्ता करने में, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं आप राब्तों को बहुत फाल कर लेते हैं। Another very important thing here, I have seen candidates who apply for a job and then forget to check their emails regularly. Now that can plunge you into a big loss if you don't do that because you will have to
Check your emails regularly if you have applied for a job. Especially if you have applied in an international company, you must remember that because of the time lapse between the two countries, they may be kind of inviting you, or they may be sending you emails at odd hours, which may not be working hours in this city or in the country where you are living. So it is important that you regularly check your email, your inboxes, your spams, so that you always have correct information and you're in time intimated about what is going to happen next. Similarly, it is very good to have a photograph on your CV or resume, because that gives the company, the employer, an idea of your personality. आपकी किताब में जो CV या रेज्यूमे दिया गया है, उसके अंदर एक तस्वीर भी लगाई गई है. आप देखेंगे कि उस तस्वीर के साथ CV या रेज्यूमे कैसा लग रहा है और CV के बगैर कैसी रिप्रेजेंटेशन होती. CV जो कि तस्वीर के बगैर हो, वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की तरह लगता है. बल्कि और ऑन द अदर हैंड, व्हेन यू हैव अ CV और अ रेज्यूमे विद अ फोटोग्राफ, तो आप नोटिस करेंगे कि ऐसा मालूम होता है जैसे यू कैन सी होल पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट. तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू ऐड ऑल दिस पर्सनल इंफॉर्मेशन टू योर CV or to your resume. What is the next thing that has to be there? The next thing on your resume is your objective. Objective basically is a statement. Objective वो है जो आपका statement है इस बारे में कि आप जॉब क्यों ढूंढ रहे हैं, आपके जहन में क्या टारगेट्स हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप क्यों जॉब करना चाहते हैं. सिर्फ वो जॉब नहीं, कोई भी और जॉब आप क्यों करना चाहते हैं. तो इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर, यू स्टेट योर रीजंस फॉर लुकिंग फॉर अ जॉब. ऑब्जेक्टिव के अंदर आप ये भी बता सकते हैं what is so unique about you, what is so unique about your goals and objectives in life कि कोई भी कंपनी आपको लेने में इंटरेस्टेड हो. एक पोर्शन जो बहुत ज़रूरी हिस्सा है CV का, वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स. आपको अपनी तमाम तर एजुकेशन जो आपने हासिल की है आफ्टर मैट्रिकुलेशन और मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिकुलेशन, आपको वो देनी चाहिए अपने CV के अंदर. याद रखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब CV बनाया जाता है तो आप अपनी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन को सबसे पहले लिखते हैं. इफ़ यू हैव डन मास्टर्स, then you will write masters on number 1, and then you will go down. You will speak about your bachelor's, you will mention your intermediate, and then you will go to your matric. आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन को सबसे पहले आना चाहिए. क्वालिफिकेशन के साथ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ज़रूर मेंशन करेंगे. क्वालिफिकेशन के अंदर नेम ऑफ डिग्री ज़रूर होना चाहिए. यू जस्ट कैन नॉट राइट MSc, you have to write which subject you have done your master's in. You will write this is an MSc in economics or whatever subject you have done it. Then there has to be the year in which you completed your degree, or maybe the session that you were studying. Maybe you say from 2002 to 2004 you completed this degree of MSc. Then it is very important to talk about the institution where you have studied from, where you have done a degree from. आप उस institution का नाम लिखेंगे और पूरा लिखेंगे. So many times students make the mistake, or the candidates make the mistake of only writing the abbreviation of the places where they have been going to. No, when you are applying for a job or you are making a CV or a resume, you need to write complete name of institutions instead of just writing the abbreviated forms of those institutions. Then you may also mention your CGPA or your GPA with the degree, because that is, if it is good, that is going to make a distinct mark on the person who is scrutinizing all the details, or who's scrutinizing your documents. Then you have to add another important part of CV is professional experience details. आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए. अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट नहीं हैं एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी वर्कड समवेयर, चाहे आपने कुछ माह के लिए काम किया है, इवन इफ़ यू हैव वर्कड फॉर अ फ्यू डेज और अ फ्यू मंथ्स और जस्ट 1 month, you are going to mention that detail in your CV. Again, what are the things that you talk about your professional experience? Number 1, आप उस पोजीशन का नाम लिखेंगे जिस पे आपने जॉब की. आप मैनेजर थे, आप असिस्टेंट मैनेजर थे, आप एग्जीक्यूटिव मैनेजर थे, किस पोजीशन में आपने जॉब की.
नंबर 2, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने जॉब की। आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगेन नॉट इन अब्रीविएटेड फॉर्म बट इन कंप्लीट फुल नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन आप लिखेंगे। उसके बाद आप वो टाइम पीरियड लिखेंगे जिसके लिए आपने वो जॉब की। आप उन तारीखों का जिक्र करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू विल से दैट यू वर्कड एट एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 21 August 2008 to 1 December 2009। ये वो पीरियड है जिसके लिए आपने उस कंपनी में जॉब की, चाहे वो 1 माह ही क्यों ना हो। इसके बाद आप अपनी ये भी कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर, दैट यू कैन लिस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट यू हैड। जब आप उस पोजीशन पे काम कर रहे थे तो जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आप उनको भी डिटेल कर सकते हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिटेल करने से योर एम्प्लॉयर विल हैव एन आइडिया कि आप किस नेचर का काम कर चुके हैं, so that he can see whether how much of work you know and what are the skills that you still need to learn. And sometimes आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपने उस जॉब में किए हो सकता है वही हो जो आपकी इस जॉब के लिए भी ज़रूरी हो। So this is going to add a very good impression to your CV. इसके बाद एक और हिस्सा जो CV में होना ज़रूरी है वो है स्किल्स नोन। आपको कौन से स्किल्स आते हैं, स्पेशली कंप्यूटर स्किल्स। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप इंटरनेट को बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, आप वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, आप एक्सेल शीट्स पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यू हैव टू मेंशन ऑल द स्किल्स दैट यू नो वेल एंड यू कैन वर्क वेरी वेल विद। ट्राई टू इंक्लूड दो स्किल्स जिनका जिक्र एडवर्टाइजमेंट के अंदर किया गया है। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको जहन में रखते हुए स्किल्स का इंतखाब करें और उन स्किल्स का जिक्र ज़रूर करें जो आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं और जो इस जॉब में भी ज़रूरत है। देन देयर इज़ अ पोर्शन ऑन लैंग्वेजेस नोन। आपको अगर एक से ज़्यादा ज़बानें आती हैं जिन पर आपको अबूर हासिल है, दैट यू कैन यूज़ फ्लुएंटली, यू कैन ऑलवेज मेंशन दैम। जो CV आपकी किताब में दिया गया है उसमें भी ये बताया गया है कि कौन सी 2 ज़बानें उस शख्स को आती हैं जिसका वो CV है और किस लेवल तक वो उन ज़बानों को इस्तेमाल कर सकता है। क्या आप उस ज़बान को सिर्फ बेसिक लेवल तक यूज़ कर सकते हैं, एडवांस लेवल में भी? क्या आप स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग तीनों में वो ज़बान यूज़ कर सकते हैं या किसी एक में? तो ये तमाम आपको डिटेल अपनी लैंग्वेजेस के बारे में भी देनी है। देन इफ़ यू हैव डन एनी सर्टिफिकेशंस, सर्टिफिकेशन बेसिकली इज़ नॉट अ डिग्री, लेकिन कभी कभी कुछ लोग अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद किसी एक ख़ास स्किल को सीखते हैं और उसमें सर्टिफिकेशन लेते हैं जो कभी 3 माह और कभी 6 माह की होती है और कभी 1 साल की। आपने सुना होगा कि लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ करते हैं किसी भी एक फील्ड में, चाहे वो कंप्यूटर कोर्सेज़ हों या कोई भी उनकी एजुकेशन से, उनकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड फील्ड्स हों। तो अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस किए हैं तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अपने एक्सपीरियंस अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स दिए हैं, टाइम ड्यूरेशन के साथ, अपनी इंस्टीट्यूशन के साथ और अपनी पोजीशन के साथ, उसी तरह आप सारी सर्टिफिकेशन का भी जिक्र करेंगे। यू विल राइट द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द सर्टिफिकेशन जो आपने की है, कहाँ से की है और कब की है। और आखिर में CV को क्लोज करेंगे विद रेफरेंसेस। As we have already spoken about references, references जो हैं वो तमाम उन लोगों की डिटेल्स हैं with their names, their designations, the organizations where they are working, their phone numbers and their email addresses। ये वो 5 चीज़ें हैं जो हर रेफरी के बारे में देना बहुत ज़रूरी है। जो लोग आपके लिए गारंटी दे रहे हैं, जो आपके गारंटीज बन रहे हैं अबाउट योर हार्ड वर्क एंड योर डेडिकेशन, उनके लिए ये 5 डिटेल्स आपको देनी होंगी और उनके नाम आप CV में मेंशन कर सकते हैं विद दीज 5 डिटेल्स। ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि अगर आपकी कंपनी आपको रखने का फैसला कर ले और वो किसी से गारंटी लेना चाहे कि यू विल डेफिनेटली बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स एंड यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, तो वो उन लोगों से रब्ता कर ले। यहाँ पर एक बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी का नाम अपने रेफरीज़ की लिस्ट में डालते हैं या अपने रेफरेंसेस में शामिल करते हैं तो आप उस शख्स से दोबारा रब्ता करते हैं और उनको रिमाइंड करवाते हैं और उनको बताते हैं कि आपने अपनी जॉब एप्लीकेशन में उनका नाम डाला है, सो दैट बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स अज्यूम दैट देयर टीचर्स रिमेंबर देम। अगर आपने किसी टीचर से 5 साल पहले पढ़ा है तो हो सकता है अगर उसको एक अननोन कंपनी से फ़ोन आया और वो इमिजिएटली आपका नाम रिकॉल ना कर सके,
इसलिए ज़रूरी है कि आप उनसे रब्ता करें और उनको बताएं कि आपने उनका नाम रेफरी के उसमें डाला है, बल्कि उनसे इजाज़त लें। और फिर इस तरह जैसे ही वो कंपनी रब्ता करेगी तो आपके टीचर आपको पहचान जाएंगे और आपके बारे में राय दे सकेंगे। इसी तरह एक और ऑप्शन जो इसके अंदर होता है वो ये कि रेफरेंसेस में आप कुछ भी मत लिखिए और सिर्फ इतना लिख दीजिए मे बी प्रोवाइडेड ऑन रिक्वेस्ट। मे बी प्रोवाइडेड ऑन रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि जब कभी आपसे कंपनी मांगेगी रेफरेंसेस तो आप रेफरीज के नाम दे देंगे और इन द मीन टाइम आप रेफरीज ढूंढ लीजिए, उनसे बात कर लीजिए ताकि आपके पास रेफरीज के नाम हो जब कंपनी मांगे। अब चूंकि आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और आपको सीवी और रेज्यूमे बनाना आ गया जिसके ज़रिए आपने अप्लाई करना है, एंड वी हैव ऑलरेडी सेड कि सीवी के साथ आपने एक अटैच करनी है जॉब एप्लीकेशन। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये सीवी बनाने की कोशिश ज़रूर करें और वो तमाम क्वेश्चंस जो आपकी बुक में हैं उनको सॉल्व करें और देखें कि क्या आप सीवी बनाने में सक्सेसफुल हैं या नहीं। एक बात याद रखें कि जब आप एग्जामिनेशन में आपसे सीवी बनवाया जाए, किसी पेपर के दौरान एग्जामिनेशन में एज अ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो, सीवी या रेज्यूमे बनाना हो, तो आप अपनी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं देते। आप उसके अंदर अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ ठीक नहीं लिखते, क्योंकि उससे आपकी आइडेंटिटी का पता चल जाएगा। और ये तो सिर्फ इम्तिहान के लिए चूँकि आप सीवी बना रहे हैं, इसमें अपनी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं है। ये तो था सीवी और रेज्यूमे। अब चलते हैं उस अहम चीज़ की तरफ जिसके बगैर कम ही जॉब्स दी जाती हैं, और वो है जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू अक्सर जॉब्स के लिए, बल्कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स के लिए, जब आप एक टेस्ट दे चुके होते हैं और आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया होता है, तो आपके एम्प्लॉयर्स अक्सर आपको जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। ऐसी भी प्रैक्टिस है कि कुछ जगहों पर टेस्ट नहीं लिया जाता, बल्कि सिर्फ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया जाता है, उनसे मिला जाता है। आफ्टर चेकिंग देयर सीवीज एंड शॉर्ट लिस्टिंग देम, कीप इट इन माइंड कि जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो बड़ा अहम मौका होता है, एंड यू हैव टू बी एट योर बेस्ट। आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होती है, बट बाय बेस्ट परफॉर्मेंस आई डू नॉट मीन any artificial performance. You have to be who you are. You have to be very clear and pleasant. आपको बिल्कुल वही बातें करनी हैं जो कि असल में आप हैं, और वही बात ताकि आपका एम्प्लॉयर आपसे कोई अनरियलिस्टिक डिमांड या एक्सपेक्टेशन ना करे। कौन सी वो बातें हैं जो जॉब इंटरव्यू के दौरान आपको याद रखनी है? यू हैव टू ड्रेस अप वेरी डिसेंटली। जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आप बिल्कुल उसी तरह तैयार होकर जाते हैं जैसे कि आप अपनी जॉब पर जाने के लिए साफ सुथरे और तैयार होकर आएंगे। यू हैव टू बी पंक्चुअल। This leaves a very bad impression on the person who is interviewing you for the job in their company अगर आप punctual ना हो। अगर आप वक्त पर नहीं पहुंचेंगे तो आपकी ये वैल्यू उनको पता चलेगी कि आपके नज़दीक वक्त की अहमियत नहीं है। एंड एवरी कंपनी वांट्स देयर एम्प्लॉयज़ टू बी ऑन टाइम एंड ट्राई एंड मीट द डेडलाइंस। लिसन टू क्वेश्चंस पेशेंटली एंड थिंक बिफोर यू आंसर। समटाइम्स इंटरव्यू जब दे रहे होते हैं लोग तो बहुत जल्दी में होते हैं और बहुत जल्दी जवाब दे रहे होते हैं, so much so that they sometimes do not even let the interviewer complete their question. This leaves a very bad impression. आपको खामोशी से इंतज़ार करना है सवाल का, पूरा सवाल सुनना है, और अगर आप समझते हैं कि आपको कुछ सेकंड्स चाहिए होंगे जवाब के बारे में सोचने के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। Excuse if you don't know the answer. Now this is very important. हमारे यहाँ ये रिवाज है कि अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो आपने सॉरी नहीं कहना, आपने इंटरव्यू को ये नहीं बताना कि आपको सवाल का जवाब नहीं आता, बल्कि आपने कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर देना है। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ ऑलवेज गुड टू से सॉरी और टू टेल देम दैट यू डू नॉट नो द आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप कह सकते हैं कि मुझे इसका जवाब नहीं आता, लेकिन मैं मालूम करने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि इसका क्या जवाब है, क्योंकि गलत जवाब देने से जवाब ना देना बेहतर है और ये बता देना कि आपको ये नहीं आता। Again, it will talk about your value that instead of telling lies and making up things, you rather believe in showing this thing in you that you are keen to learn something that you don't know. Again, you have to be formal and clear. याद रखें, जॉब इंटरव्यू एक बहुत फॉर्मल ओकेजन है।
आपका ड्रेसअप होना, आपका बातचीत करना, ज़बान और लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत फॉर्मल होना चाहिए। सिमिलरली आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूज्ड टॉक और कंफ्यूज्ड जेस्चरिंग जिससे लगे कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आप बहुत हिल रहे हैं, आप हाथ बहुत ज़्यादा हिला रहे हैं, आप बार बार जगह बदल रहे हैं। दिस वुड नॉट लीव अ वेरी गुड इम्प्रेशन। ब्रिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग। बहुत सी दफ़ा जॉब इंटरव्यूज़ में जब आप जाते हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनकी फ़ोटो कॉपीज़ आपने अपने रेज्यूमे के साथ अटैच की थी, आप वो ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आएंगे। Sometimes they inform you, at other times they do not inform you. But still, you must remember that all the documents that you have submitted at the time of application, the ones that you have attached with your resume, उन तमाम की आपने original documents साथ लेकर जाने हैं. They may be checking them for their originality. Another, last but not least, is to be pleasant. आप जब वहाँ हों तो किसी किस्म के नेगेटिव इमोशंस, बहुत जल्दी गुस्से का इजहार, किसी बात पे जो आपको पसंद ना आए बहुत नफ़रत का इजहार, ये तमाम चीज़ें आप वहाँ नहीं कर सकते। सो मच सो कि अगर आप इंटरव्यू पैनल में से किसी को जानते हैं तो आप फेमिलियरिटी का भी इजहार नहीं कर सकते। यू हैव टू रिमेन वेरी फॉर्मल बट वेरी प्लेजेंट। यू मस्ट बी ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ कॉमेंट्स जो कि इंटरव्यूअर्स आपको दे सकते हैं। हो सकता है किसी इंटरव्यूअर का मिजाज सख्त हो, किसी के कमेंट्स सख्त हो, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप अपने मिजाज के अंदर सख्ती लाएं। You have to be very pleasant and you can very pleasantly tell people what to say and what not to say. So this will again guide not only your gestures, your postures, but it will also guide the choice of words you are making. आप जिन लफ्ज़ों का इंतखाब कर रहे हैं वो भी बहुत प्लेजेंट होने चाहिए ताकि कोई रूड बात नहीं होनी चाहिए, कोई गुस्से में नहीं होनी चाहिए, so that doesn't make people angry and you come across as a very pleasant person. क्योंकि कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन प्लेजेंट लोगों को रखना चाहते हैं जो अच्छा टीम वर्क कर सकें और बाकी लोगों के साथ मिलजुल कर काम कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा यूनिट 7 अप्लाइंग फॉर अ जॉब जो आज हमने कंप्लीट किया। आपकी किताब आपको गाइड करेगी कि किस तरह आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा अपना CV बनाने की कोशिश करें। जॉब इंटरव्यूज़ के लिए एक और जो बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मदद करती है वो है मॉक इंटरव्यू। आपकी किताब आपको गाइड करेगी कि मॉक इंटरव्यू क्या होता है। मॉक इंटरव्यू वो रिहर्सल होती है इंटरव्यू की जो आप किसी बड़े के साथ करते हैं। कोई भी बड़ा, चाहे वो आपका दोस्त हो, घर में हो, फैमिली मेम्बर हो, उनके साथ मिलकर आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी में you can sit with them like an interviewer and the interviewed, and that person can ask you serious questions in a very formal atmosphere, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको कैसे जॉब इंटरव्यू देना है। ये तमाम चीज़ें आपको हेल्प करेंगी जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक विद टाइम्स टू कम। थैंक यू वेरी मच।